प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। और उस ट्रांसलेशन के प्रोसेस में कुछ चीज़ें लगती हैं जैसे जेनेटिक कोड, राइबोसोम, कुछ और फैक्टर्स आप पढ़ेंगे। तो उस सीरीज में हम आज पढ़ने वाले जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड क्या होता है ये आपको मॉलिक्यूलर भी आगे जब आप क्लासेस में पढ़ेंगे आगे के सेमेस्टर में वहाँ भी हेल्प करेगा। तो व्हाट इज जेनेटिक कोड हम आज पढ़ने वाले हैं। जेनेटिक कोड क्या होता है, तो जेनेटिक कोड की थोड़ी हम डिस्कवरी पढ़ लें कि कौन डिस्कवर किया, क्या ज़रूरत पड़ी इसके लिए। तो अगर हम जेनेटिक कोड की डिस्कवरी की बात करें तो एक साइंटिस्ट थे जॉर्ज गैमो 1953 में। जॉर्ज गैमो, ठीक है, एक फिजिस्ट थे। उन्होंने ट्रिपलेट कोड ऑफ डीएनए के बारे में बताया कि डीएनए में कोड ट्रिपलेट में पाए जाते हैं। आप पढ़ेंगे ऐसे AUG, GUG, UUU, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बताया कि ये जो कोडान होते हैं इस तरीके से ट्रिपलेट के फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद दो साइंटिस्ट आए जिनका नाम था नीरेनबर्ग एंड मैथाई, ठीक है। इन्होंने क्या किया, परफॉर्म किया इन विट्रो, मतलब इन विट्रो और इन वीवो दो मतलब एक्सपेरिमेंट होते हैं। इन विट्रो का मतलब सेल के अंदर और इन वीवो का मतलब होता है बाहर से कोई चीज़ लेके करना, ठीक है। इन विट्रो मतलब काम किया इन्होंने और देखा कि द फर्स्ट कंप्लीट कोडॉन ट्रिपलेट सीक्वेंस के बारे में बताया जो कि था UUU। पहला ट्रिपलेट कोडॉन के बारे में इन्होंने बताया जो कि था UUU और किसको कोड करता था, फेनाइल एनालिन, एमिनो एसिड के बारे में आप सब जानते होंगे, ठीक है। आपका प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, प्रोटीन जो होता है आपका P से मैं डिनोट कर देती हूँ। प्रोटीन आपका इस तरीके से एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये एमिनो एसिड्स होते हैं एमिनो एसिड्स, ठीक है। प्रोटीन आपका एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है, ठीक है। दिस लेड द फाउंडेशन फॉर डेसिफरिंग द इंटायर जेनेटिक कोड। ये पूरे जेनेटिक कोड को बनाने में एक क्या था, फाउंडेशन का काम किया। मतलब एक जैसे घर बनाने के ईंटों की जरूरत होती है तो एक ब्रिक्स, उसके ऊपर कई सारे ब्रिक्स लगा के बनते हैं, उसी तरीके से ये एक फाउंडेशन का काम किया कि इस तरीके से कोडॉन बनेंगे। उसके बाद आते हैं खुराना एंड हॉली। खुराना एंड हॉली ने क्या बताया, हरगोविंद खुराना जो इंडियन साइंटिस्ट थे उनकी बात हो रही है। They contributed significantly to deciphering of the genetic code by synthesizing mRNA molecules with defined sequence and determining amino acid they encoded। इन्होंने क्या किया, एक mRNA को सिंथेसाइज किया, mRNA की सिंथेसिस की, ठीक है, RNA मॉलिक्यूल को उनके सीक्वेंस के साथ और एक एमिनो एसिड को इनकोड किया। इसको आप आगे समझेंगे अभी, ठीक है। हॉली जो साइंटिस्ट थे यहाँ पे, इन्होंने tRNA सीक्वेंस को के बारे में भी बताया था। अब tRNA क्या है, ट्रांसफर RNA कहते हैं, इसको भी आप आगे पढ़ेंगे जब ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, ठीक। तो ये हो गया इनकी डिस्कवरी। जेनेटिक कोड क्या होता है, ठीक है। तो जेनेटिक कोड के बारे में एक एक करके हम जानेंगे। व्हाट इज जेनेटिक कोड, तो जेनेटिक कोड क्या होता है, एक सेट ऑफ रूल है जिसके द्वारा जेनेटिक मटेरियल के इंफॉर्मेशन को इनकोड किया जाता है। जैसे ये जेनेटिक मटेरियल आपका डीएनए है, अभी ऐसे नहीं पाया जाता, यहाँ पे ऐसे कोडिंग होती है AUUG। तो आप सभी देखते हैं सबका जेनेटिक मटेरियल अलग होता है, तभी पता चल जाता है कि आपके फादर कौन है, आपके मदर कौन है। अगर ये जेनेटिक मटेरियल सबका सेम होता है तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, इसी वजह से ये कोडिंग की जाती है और एक सेट ऑफ रूल है, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है, द प्रोसेस इन्वॉल्व्स द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए इनटू एमआरएनए एंड देन ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए इनटू स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड दैट फॉर्म अ प्रोटीन। तो यहाँ पे किस प्रोसेस में इसका यूज होता है, तो आप जो डीएनए से क्या करते हैं, इस तरीके से मैं बना दूं, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, एमआरएनए आप या आरएनए कह सकते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, जो कि आप पढ़ चुके हैं। और इस आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन, जो कि हम पढ़ने वाले हैं। इसमें हमें जेनेटिक कोड की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में, ठीक, जेनेटिक कोड की जरूरत पड़ती है। और आपने ट्रांसक्रिप्शन में भी देखा था कि जब एमआरएनए आ रहा था उसके लिए क्या आ रहा था, अलग कोड आ रहा था, ठीक है। अब ये जो कोड होते हैं ना, दो तरीके के होते हैं, दो तरीके से इनको डिवाइड किया गया है। नाम दिया गया है सेंस कोडॉन एंड नॉन सेंस कोडॉन। सेंस कोडॉन, ये जो कोड होते हैं जेनेटिक कोड, आप देखेंगे इस तरीके से 64 पाए जाते हैं, ठीक है। ये टोटल आपके 64 हैं, 64 पाए जाते हैं, ठीक है, 64। और इन 64 को भी दो तरीके से डिवाइड किया गया है। पहला है आपका सेंस कोडॉन और दूसरा है नॉन सेंस कोडॉन। अब दोनों में क्या डिफरेंस है इसको हम समझेंगे, सेंस कोडॉन एंड नॉन सेंस कोडॉन। सेंस कोडॉन्स क्या होते हैं, सेंस कोडॉन्स जो होते हैं वो आपके एमआरएनए में कोड करते हैं स्पेसिफिक अमीनो एसिड को। हर कोडॉन के लिए एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड होगा प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे, ठीक है। मतलब कि इसके लिए यही आएगा, इसके लिए यही आएगा, ठीक।
ये 61 कोडॉन्स होते हैं जो 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड, आप अमीनो एसिड पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे उसमें अमीनो एसिड जो है 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड पाए जाते हैं, जिसमें आप पढ़ेंगे ग्लाइसिन, प्रोलीन, वैलीन। अभी आप नाम भी इनके देखेंगे कोडॉन कैसे कोड करते हैं। हर अमीनो एसिड के लिए एक अलग कोडॉन होता है। कभी कभी क्या होते हैं कि कई 2-3 अमीनो एसिड के लिए एक ही कोडॉन होता है, उसको भी आप देखेंगे। तो ये आपके 61 जो होते हैं, 64 में से 61 सेंस कोडॉन होते हैं जो कि एमआरएनए को कोड करते हैं। हर मतलब अमीनो एसिड के लिए एक स्पेसिफिक कोड होता है। जैसे अभी आप देखेंगे इसको मैं बताती चलूँ यहाँ। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे ये ट्रिपल यू फिनाइल एनालीन को कोड कर रहा है, ये ट्रिपल यू सी फिनाइल एनालीन को, UUA ल्यूसीन को, UUG ल्यूसीन को, ठीक है। इस तरीके से ये कोड करता है, ठीक। तो ये हो गया आपके सेंस कोडॉन। अगर नॉन सेंस कोडॉन की मैं बात करूं तो इनको नॉन सेंस कोडॉन या स्टॉप कोडॉन भी कहते हैं, मतलब ये रोकने का काम करेंगे। और ये 3 सेट में पाए जाते हैं और वो ये तीनों सेट हमेशा यूनिवर्सल हैं, मतलब UAA, UAG, UGA, ठीक है। इसको मैं एक ट्रिक बता देती हूँ आपको याद करने के लिए, ठीक है। इनका नाम भी है, इस तरीके से आप करते हैं UA, ठीक है, सॉरी UUA, UA और UGA, ठीक है। इनका नाम भी है, इसको कहते हैं ओकरे, ओकरे इसको कहते हैं, सॉरी इनका ये 3 नाम है। UA, ठीक है, मैंने ऐसे याद किया था, UUA UA, UGA UGA और UG, ठीक है। ओकरे OCHRE ओकरे, OPEL ओपेल और अंबर UMBER अंबर, इनके 3 नाम है और इन तीनों को स्टॉप कोडॉन या नॉनसेंस कोडॉन कहा जाता है। कभी आपसे ऑप्शन में इनके नाम पूछ ले तो आपको याद होना चाहिए UA, UGA और UG, UUA UGA UUG। इनका नाम भी है ओकरे, ओपेल एंड अंबर, ठीक है। तो होपफुली सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे सीक्वेंस गलत है, लेकिन मैंने जिस सीक्वेंस से मैंने याद किया था उससे मैंने आपको बता दिया। और जो ये मैंने बताया, आपने पढ़ा ओकरे, ओपेल एंड अंबर, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं उसके ऊपर अंबर, ठीक है। ओकरे, ओपेल, अंबर, उसके ऊपर अंबर, इससे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपके नॉनसेंस कोडॉन। तो यहाँ पे सेंस कोडॉन और नॉनसेंस कोडॉन की बात होगी। अब आता है कि जो प्रोकैरियोट होते हैं ये AUG को एज अ स्टार्ट कोडॉन यूज करते हैं। और ये इसको आप ऐसे समझिए, पहले यहाँ आप समझ लीजिए कि ये है आपका DNA से RNA से प्रोटीन बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपने देखा DNA से क्या बना, RNA, ये RNA और ये RNA अलग अलग फिर कोडिंग कर रहा है। प्रोटीन जब बन रहा है तो ये देख रहे हैं GUG वैलीन को कोड कर रहा है। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखा गया है किसका, एमिनो एसिड्स का, इसका मतलब होता है वेलिन, ठीक है। इस तरीके से ल्यूसीन, ट्रिप्टोफान, फिनाइल, ठीक है, फिनाइल एनालिन, इस तरीके से अलग अलग प्रोटीन को कोड कर रहे हैं। और इस तरीके से आप यहाँ भी देख लीजिए किस तरीके से प्रोटीन की कोडिंग होती है। और ये जेनेटिक कोड आप कैसे बनाएंगे, आप सबको पता है कि यूरेसिल, साइटोसिन, एडिनोसिन, गुआनिन, इस तरीके से होता है, ठीक है। इनको ये एक सीक्वेंस होता है UCAG, यहाँ ऊपर रख लीजिए UCAG, यहाँ नीचे रख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से इस कॉलम में UCAG, इस कॉलम में UCAG, इस कॉलम में UCAG, ठीक है, और इस कॉलम में UCAG। अब आपको क्या करना है, इनको बनाने का सीक्वेंस क्या है, आप एटलीस्ट इनको बनाना सीख जाइए। इसका U उठाइए, इसका U और इसका U, U, इसका U, मतलब हर 4 कॉलम के लिए यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है कि इसका U और इसका C, UUC, फिर ऐसे ही इसका UU, उसका A, UUG, इसी तरीके से दूसरे में आप आएंगे UC, इसका UC, उसके ऐसे UCAG, फिर यहाँ पे UAA लिखते चली जाइए, उसके बाद UCAG लिख दीजिए, UG आपने लिखा, उसके बाद UCAG उठाकर रख दीजिए। फिर इसी तरीके से C के साथ CU, उसके बाद UCAG पूरा उठा के रख दीजिए, CC लिख दीजिए और उसके बाद पूरा UCAG उठाकर रख दीजिए। मतलब आप देख रहे हैं CC और फिर CA,
इसका C और इसका A और फिर इधर का UCAG पूरा उठा के रख दीजिए। तो इस तरीके से आप कोडॉन बना सकते हैं। और ये कोडॉन आप देख रहे हैं कि अलग अलग एमिनो एसिड के लिए कोड कर रहे हैं, जैसे फेनाइलएलानाइन एमिनो एसिड है, इसकी कोडिंग ल्यूसीन कर रहा है, ये चारों ल्यूसीन को कोड कर रहे हैं, ये तीनों आइसोल्यूसीन को कोड कर रहे हैं, ये वैलिन को कोड कर रहे हैं, ये सेरीन को कोड कर रहे हैं। ये सब क्या है? ये एमिनो एसिड्स हैं और इनकी कोडिंग कौन करता है? इस तरीके के ट्रिपलेट। और इन ट्रिपलेट को बनाने वाले कौन थे? गैमो, ठीक है, गैमो ने इनको बनाया था, जॉर्ज गैमो ने, ठीक। तो यहाँ पे कुछ चीजें बताई गई हैं जिनका यूज होगा जब आप ट्रांसलेशन, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो AUG को एज ए स्टार्ट कोडन, मतलब अगर प्रोटीन बनाने की शुरुआत करेंगे यहाँ से, ऐसे प्रोटीन बनेगा तो स्टार्ट कहाँ से होगा? AUG से, ठीक है। और ये किसकी बात हो रही है? प्रोकैरियोट की। आप सबको पता कि आपको प्रोकैरियोट और यूकैरियोट मिला के पढ़ना है, तो ये प्रोकैरियोट में स्टार्ट होता है। और ये किसको कोड करते हैं? कौन से एमिनो एसिड को? मेथियोनिन को, ठीक है, मेथियोनिन, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में मेट भी कहा जाता है। तो आप इसको लिख लीजिएगा, मेथियोनिन को, और इसको वन वर्ड में M लिखा जाता है। इतनी चीजें आप लिख लीजिएगा। मेथियोनिन को कोड करता है, स्टार्ट AUG से होता है, और ये मेथियोनिन को कोड करता है। इनिशियल सिग्नल है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इनिशियल सिग्नल है। प्रोकैरियोट में GUG और UUG, यानी कि जो वैलिन को कोड करता है और UUG ल्यूसीन को कोड करता है, ये अल्टरनेटिव स्टार्ट कोडॉन की तरह काम करते हैं कुछ जीन में, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में, ठीक है। कभी आपको दे दे कि प्रोकैरियोट में ऑलवेज EUG काम करता है, तो ऐसा नहीं है। कभी कभी कुछ कंडीशन ऐसा आ जाता है जहाँ पे GUG और UUG एज अ स्टार्ट कोडॉन काम करता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। यूकैरियोट की बात करें तो यहाँ पे ट्रांसलेशन जब होता है, मतलब mRNA से प्रोटीन बनता है, तो स्टार्ट कोडॉन हमेशा AUG होता है, लेकिन यहाँ पे ये कोड करता है फॉर्माइलेटेड मेथियोनिन को। यहाँ पे क्या था? मेथियोनिन, अगर प्रोकैरियोट की बात की जाए। और यूकैरियोट में यही काम क्या करता है? फॉर्माइलेटेड, इसका फॉर्मेलेशन मतलब ऐसे सिंपल वाला जो है मेथियोनिन को कोड करेगा, लेकिन यहाँ पे फॉर्मिल ऐड कर दिया जाता है जब यहाँ पे यूकैरियोट की बात की जाती है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं FMET से, ठीक है। दोनों का आप टर्म भी याद कर लीजिए। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में किस तरीके से स्टार्ट कोडॉन यूज होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। डायग्राम तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आप देख रहे हैं कि DNA से RNA बना, और RNA से जब प्रोटीन बना, तो ये प्रोटीन जो है अमीनो एसिड ही है। अमीनो एसिड से मिलकर, ये मान लीजिए प्राइमरी प्रोटीन है, और ये किससे मिलकर बना हुआ है? इन सारे अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ है। और ये सारे अमीनो एसिड अलग अलग कोडॉन को कोड करते हैं, जैसे वैलिन GUG को, CAU आपके H को, इस तरीके से कोड करते हैं, ठीक है। और इनके नाम भी मैंने बताए किस तरीके से इनकी नेमिंग होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आप पढ़ेंगे थोड़ा सा राइबोसोम, तो आपने पढ़ ही रखा है। राइबोसोम में मैंने सारे यूनिट्स के बारे में बताया था। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं मेट, यहाँ पे AUG किसकी तरह काम करता है? स्टार्ट कोडॉन की तरह काम करता है, उसको मेथियोनिन को कोड करता है। ये तीनों स्टॉप कोडॉन है। स्टॉप कोडॉन कभी कभी क्या होता है? प्रोकैरियोट में अलग हो जाता है, यूकैरियोट में कभी कभी स्टार्ट कोडॉन अलग हो जाता है। GUG कभी कभी GUG काम करने लगता है स्टार्ट कोडॉन की तरह, ठीक है, ठीक है। कभी कभी UU जो है ये UUA काम करने लगता है। ये किस में होता है? प्रोकैरियोट में, कुछ कंडीशंस में होता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं जेनेटिक कोड के, ठीक है। ये मैं एक स्ट्रक्चर देख लीजिए, राइबोसोम के बारे में मैंने यहाँ पे ये mRNA दिखाया है। ये mRNA है, इस तरीके से आता है, इसके अलग अलग कोड हैं, देख रहे हैं। तो ये 3 कोड हैं, मान लीजिए यहाँ पे अच्छे से देखिए, इस तरीके से ये mRNA पे इस तरीके से 3 कोड रहते हैं। इसके लिए tRNA के 3 कोड आते हैं। इसी तरीके से काम चलता है। इसको आप अच्छे से समझेंगे जब डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैंने एक समझने के लिए आपको बता दिया, ठीक है। ये आप ले सकते हैं ताकि आप इसको बना सकें। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए रोक कर। कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं जेनेटिक कोड के? तो ये कोडॉन जो होते हैं, कोडॉन्स, पहली बार इनको कोडॉन्स कहा जाता है। 3 न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होते हैं। आप सबने देखा कहीं पे A पाया जा रहा है, AUG मतलब एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन, इस तरीके से। तो ये न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होते हैं। क्या होता है? DNA और RNA दैट स्पेसिफाइज ए पर्टिकुलर अमीनो एसिड और टर्मिनेशन सिग्नल ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, जो एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को क्या करते हैं? बताते हैं, ठीक है। ये यूनिवर्सल होते हैं। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, इसको समझिए। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है कि कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर सेम कोडॉन स्पेसिफाई द सेम अमीनो एसिड इन ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिज्म। मतलब अगर कोई एक अमीनो एसिड है, जैसे AUG मेथियोनिन को अगर कोड कर रहा है,
तो सारे ऑर्गेनिज्म में ये मेथियोनिन को ही कोड करेगा, चाहे जो ऑर्गेनिज्म हो, कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल। जैसे कोई कोई बातें होती हैं, जैसे क्या होता है कि आप पहले क्या करेंगे, पहले बच्चे रहेंगे फिर बड़े होंगे, बड़े होके बच्चे नहीं होंगे, ठीक है। तो आप छोटे से बड़े होंगे, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। मतलब आपके क्या होंगे, आप पहले 9 मंथ्स के बेबी रहेंगे, फिर आप कितने ईयर ओल्ड होते जाएंगे। ये डेवलपमेंट हमेशा इसी प्रोसेस, इसी क्रम में चलेगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। सन हमेशा ईस्ट से ही उगेगा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। उसी तरीके से ये यूनिवर्सल है कि एक कोडॉन जो होता है सेम अमीनो एसिड को कोड करता है सभी ऑर्गेनिज्म में, ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिज्म में, केवल कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई। इनमें रिडंडेंसी पाई जाती है। रिडंडेंसी का मतलब होता है डीजेनरेसी। डीजेनरेसी क्या है, इससे समझिए आप कि इसका मतलब होता है मोस्ट अमीनो एसिड आर इनकोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन। मतलब कई सारे अमीनो एसिड को एक कोडॉन से ज्यादा कोड करते हैं। जैसे अगर ल्यूसीन की आप बात करें तो इसको 6 डिफरेंट कोडॉन्स कोड करते हैं। अगर मैं ल्यूसीन, इसे भी 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 ल्यूसीन, मतलब इनमें रिडंडेंसी पाई जाती है या डीजेनरेसी पाई जाती है कि एक ही अमीनो एसिड को कई सारे कोडॉन कोड कर रहे हैं। ठीक है। स्टार्ट और स्टॉप कोडॉन तो मैंने आपको बता ही दिया। स्टार्ट कोडॉन AUG होता है, इनिशिएशन करता है। ट्रांसलेशन का ऑल्सो कोड फॉर अमीनो एसिड मेथियोनिन। ठीक है। और इसका एक्सेप्शन है कि ल्यूसीन कभी कभी एज अ स्टार्ट कोडॉन, ल्यूसीन और वेलिन काम करने लगता है, लेकिन ये एक्सेप्शन है, इसको याद रखने की जरूरत है। स्टॉप कोडॉन 3 होते हैं, उआ, उगा, उग, ओकरे, ओपेल, अंबर, ओकरे, ऊपर, अंबर। ठीक है, इससे आप याद रख सकते हैं। और अगर बात की जाए नॉन कोडिंग कोडॉन्स की, ये भी मैंने बताया कि कुछ कोडॉन नॉन स्पेसिफाई कोडॉन होते हैं बट हैव अदर फंक्शन सच एज सिग्नलिंग एंड। जो नॉन कोडिंग कोडॉन थे आपके, उनको नॉनसेंस कोडॉन, स्टॉप कोडॉन कहा जा रहा था। तो रोकने का काम करते हैं, मॉडिफाई करने का काम करते हैं। इनमें वेरिएशन पाया जाता है। वेरिएशन का मतलब क्या था, वाइल बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक कोड आर हाईली कंजर्व्ड। ठीक है, देयर आर सम वेरिएशन फाउंड इन सर्टेन ऑर्गेनिज्म और जैसे माइटोकॉन्ड्रियल जेनेटिक कोड AGA AGG नॉर्मली कोड फॉर आर्जिनिन, बट इन माइटोकॉन्ड्रिया कोड फॉर स्टॉप कोडॉन। मतलब इनमें वेरिएशन भी पाया जाता है। कभी कभी हो सकता है कि इनका काम वेरी करे, जिसके लिए ये बने हैं वो काम ना करे। जैसे नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो जो माइटोकॉन्ड्रियल जेनेटिक है, ठीक है, नॉर्मली ये क्या करता है, ये जो कोड्स हैं जैसे AGG AGG, ठीक है, और AGA और AGG, नॉर्मली ये आर्जिनिन एक एमिनो एसिड होता है, आर्जिनिन, ARGININE 20 अमीनो एसिड्स होते हैं। ये बात मैंने आपको बता दी है। ये 20 अमीनो एसिड में से एक आर्जिनिन पाया जाता है। ये इसको R से कोड करते हैं अगर 1 लेटर वर्ड की बात करें तो। ये नॉर्मली ये माइटोकॉन्ड्रिया को क्या करता है, जेनेटिक कोड करता है, लेकिन नॉर्मली ये आर्जिनिन की तरह वर्क करता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में ये क्या करता है, एज ए स्टॉप कोडॉन वर्क करता है। तो इनमें वेरिएशन भी पाया जाता है। तो होपफुली इनकी बातें अब सारी आपको समझ में आ गई होंगी कि ये क्या होते हैं। और एक इसका कैरेक्टर और लिख लीजिए, ये क्या होते हैं, कॉमालेस होते हैं, कॉमालेस। इसको आप कैसे समझेंगे, कॉमालेस मतलब इनमें ऐसे कॉमा नहीं लगता है। कैसे, आप यहाँ पे देखेंगे किसी भी यहाँ पे कोड किया गया है, यहाँ देखिए कहीं कॉमा लगा है, इस पूरे सीरीज में कहीं पे कॉमा लगा है, नहीं लगा है ना, तो ये कॉमालेस होते हैं। ठीक है, आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, बेसिकली ये आपको मॉडिफाई करके दिखाया गया है, कुछ इस तरीके का दिखेगा ऐसे आपको। ठीक है, जो आपको मतलब ऐसे मॉडिफाई करके दिखाया गया कि इस तरीके से पाया जाता है, जो 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट। ठीक है, और ये आपको जो दिखाया गया प्रोटीन की सिंथेसिस दिखाई गई है। राइबोसोम आप प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए भी पढ़ते हैं, इसीलिए राइबोसोम पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रोटीन की सिंथेसिस, प्रोटीन का बनना राइबोसोम में ही होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर आप जान गए इसका। राइबोसोम क्या होता है, एक सेलुलर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सेलुलर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सारे लिविंग सेल्स में। ठीक है, ये एक प्राइमरी साइट होता है जहाँ पे जो मैसेंजर RNA है उसका ट्रांसलेशन होता है। ठीक है, आप सबने पढ़ा है कि DNA से क्या बनता है, RNA, और RNA से प्रोटीन बनता है। ठीक है, प्रोटीन, इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन बनता है, ये इस mRNA से ये जो प्रोटीन बनता है, ये इसको क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन का प्रोसेस कहते हैं। और ये आपके कहाँ पे होता है, राइबोसोम में होता है। ठीक है,
राइबोसोम जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, ठीक है। इसको आप चाहे तो लिख लीजिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा। आरएनए, आरएनए कह सकते हैं आप उसे, आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ठीक है। आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। दोनों प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में पाया जाता है, लेकिन क्या होता है थोड़ा अलग अलग, दोनों में अलग तरीके का पाया जाता है। जो प्रोकैरियोट होते हैं उनमें जो टाइप इनका देखेंगे आप, वो देखेंगे 70S टाइप का। अभी मैं सब बताऊंगी, 70 क्या है, S क्या है, सब कुछ बताऊंगी। यूकैरियोट में 80S टाइप का पाया जाता है, लेकिन इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। प्रोकैरियोट में 70S टाइप का पाया जाता है और यूकैरियोट में 80S टाइप का पाया जाता है। पाया दोनों में जाता है, लेकिन इनके स्ट्रक्चर और फंक्शन में क्या होता है, डिफरेंस होता है। प्रोकैरियोट में थोड़े अलग होंगे और यूकैरियोट में थोड़े अलग होंगे। तो तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि राइबोसोम क्या है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एमआरएनए को प्रोटीन में बदलता है और दोनों में पाया जाता है, आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में पाया जाता है और लेकिन डिफरेंसेस होते हैं दोनों में, ठीक। ये एक स्ट्रक्चर है, आप देखिएगा राइबोसोम का जो डायामीटर होता है, छोटू सा यहाँ पे लिखा है 10 नैनोमीटर होता है, ठीक है। दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है, लार्जर सब यूनिट, ठीक है, एक इसमें बड़ी सब यूनिट होती है। ये ओवरऑल ऐसे एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, लेकिन दो चीज़ों से मिलकर ये बना होता है, ठीक है। एक ये वाला पार्ट ऐसे रहेगा तो दूसरा ये वाला पार्ट, ऐसे मिलकर बने होते हैं, लेकिन ओवरऑल ये एक ही स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, दो पार्ट से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है प्रोटीन मेकिंग के लिए, ठीक है, इसको आप आगे पढ़ेंगे। कुछ और स्ट्रक्चर देख लीजिए, राइबोसोम किस तरीके से पाया जाता है। ये आपका सेल है एक, ठीक है, सेल में कुछ यहाँ पे इस तरीके से छोटे स्ट्रक्चर में राइबोसोम पाए जा रहे हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये राइबोसोम पाए जाते हैं, ऊपर बाहर सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, यहाँ सब इसको देखना नहीं है। दो सब यूनिट इसमें होती हैं, ठीक है, ये लार्जर सब यूनिट, ये स्मॉलर सब यूनिट। और जब ये प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस आपने बार बार पढ़ा, तो कुछ इस तरीके के ये दिखते हैं, ठीक है, ये कुछ इस तरीके के दिखते हैं, ठीक है। ऊपर लार्जर सब यूनिट होती है, इसमें 3 साइट्स होते हैं, अभी आप इनको भी पढ़ेंगे, इन साइट का क्या काम होता है। और ये नीचे क्या होते हैं, स्मॉलर सब यूनिट होती है, और यहाँ से इस तरीके की प्रोटीन सिंथेसिस होती है। यहाँ पे एमआरएनए में क्या होते हैं, आपके न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाएंगे, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, और उसके लिए फिर इधर से टीआरएनए आता है, जो क्या करता है, कोडॉन लेके आता है, जैसे AUG, GUG, इस तरीके से आप जेनेटिक कोड पढ़ेंगे तो उसमें आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है। यहाँ पे सिंथेसिस होती है, ये मैंने थोड़ा थोड़ा बता दिया आपको, ठीक है। लोकेशन और एसोसिएशन की बात करें तो लोकेशन कहाँ, मतलब आपकी सेल में कहाँ ये पाया जाता है। ये आपका अगर सेल है तो कहाँ पाया जाता है, तो सेल में आप सबको पता होगा ये कहाँ पे पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। जब आप सेल को डिवाइड करेंगे तो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिवाइड करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फिर डिवाइड करेंगे तो ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में ये पाए जाते हैं। और दो तरीके के पाए जाते हैं, एक होता है बाउंड राइबोसोम और एक होता है फ्री राइबोसोम। फ्री राइबोसोम है जो आपको ऐसे इसमें दिख जाएगा, और बाउंड राइबोसोम ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिला रहता है। जिसी वजह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो पार्ट में पाया जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और बाउंड रफ और स्मूथ। तो रफ वाले पे क्या होता है, राइबोसोम आके अटैच होता है, यही बताया गया है। ये कहाँ पाया जाता है, फ्रीली साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, फ्री राइबोसोम, या ये अटैच होते हैं राइबोसोम में, जिसको कि बाउंड राइबोसोम कहते हैं। बाउंड राइबोसोम क्या करते हैं, सिंथेसाइज प्रोटीन दैट आर destined फॉर सिक्रीशन एंड इनकॉर्पोरेशन इनटू मेम्ब्रेन्स और पैकिंग विद इन ऑर्गेनेल्स। जब आप एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगी, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या होता है, प्रोटीन की सॉर्टिंग होती है, सिक्रीशन होता है, इनकॉर्पोरेशन। तो वहाँ पे जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है वो बाउंड राइबोसोम के थ्रू होती है, ठीक है। वो इस वहाँ पे कौन सा पार्ट राइबोसोम का काम करता है, बाउंड राइबोसोम वाला। और नॉर्मल प्रोटीन की सिंथेसिस जो होती है वो फ्री राइबोसोम में होती है। तो इसका लोकेशन और एसोसिएशन क्या है आपको समझ में आ गया होगा। स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम की अगर हम बात करें तो राइबोसोम मैंने आपको बताया दो पार्ट से मिलकर बना होता है, राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन। दोनों में पाया जाता है, प्रोकैरियोट में 70S टाइप का, यूकैरियोट में 80S टाइप का पाया जाता है, ठीक है। दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है, ठीक है, जिसको कि लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट के नाम से जाने जाते हैं।
और दोनों क्या होती हैं, जब जब इन प्रोटीन बनना होता है तो दोनों सब यूनिट इस तरीके से आके अटैच हो जाती हैं, ठीक है, इस तरीके से आके अटैच हो जाएंगी ये, और जब ये बन जाती हैं उसके बाद फिर ये इस तरीके से डिसोसिएट हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी। यही बात यहाँ पे मेंशन की गई है, ठीक है। लार्जर सब यूनिट जो होती है वो 3 RNA मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है और कुछ प्रोटीन से। वो 3 RNA मॉलिक्यूल क्या है अभी हम देखेंगे, ठीक है। लार्जर सब यूनिट, यूकैरियोट में ये लार्जर सब यूनिट, मान लीजिए ये आपका, अभी मैं दिखाऊंगी भी इसको, ये आपका एक लार्जर सब यूनिट है और ये स्मॉलर है। तो अगर यूकैरियोट में मैं बात करूँ, चाहे तो आप इसको लिख लें, यूकैरियोट में ये क्या होता है, यूकैरियोट में ये 60S टाइप का होता है, ये यूकैरियोट की बात होगी, ठीक है। और प्रोकैरियोट में यही क्या होता है, ये 50S टाइप का होता है, ठीक, प्रोकैरियोट में। और वहीं स्मॉलर सब यूनिट की बात करें तो यूकैरियोट में ये 40S टाइप का होता है। यस क्या होता है अभी मैं ये भी आपको बताऊंगी, यस क्यों लिखा जाता है। और यूकैरियोट में ये क्या होता है, 30S टाइप का होता है, ठीक है। तो होपफुली ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। स्मॉलर सब यूनिट RNA और कुछ प्रोटीन से मिलकर बना होता है ये भी, और ये 40S सब यूनिट इसमें पाया जाता है, ठीक है। अब RNA मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, हम इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो RNA मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, राइबोसोमल RNA कहते हैं इनको, ठीक है, जो राइबोसोम में RNA पाया जाए। एक बात और जान लीजिए, राइबोसोम में खुद का RNA पाया जाता है, ठीक है, खुद के RNA और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये राइबोसोम के फंक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये क्या करता है, स्ट्रक्चरल स्कैफोल्ड प्रोवाइड करता है राइबोसोम को एंड कैटालाइज द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन एमिनो एसिड ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। ये क्या करता है, स्कैफोल्ड का मतलब होता है एक, क्या कहते हैं, मतलब सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मतलब अगर आपसे कोई काम नहीं हो रहा और मैं क्या करूँ, थोड़ा सा सपोर्ट कर दूँ और वो काम हो जाए, तो ये एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है राइबोसोम को। और ये क्या करता है, जब आप सब पढ़ेंगे एमिनो एसिड के बारे में, ठीक है, एमिनो एसिड, तो एमिनो एसिड, एक एमिनो एसिड दूसरे से जुड़ा होता है पेप्टाइड बॉन्ड से, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे पाया जाता है। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन करता है, राइबोसोमल RNA करता है। प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम में पेप्टाइड बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है ये करता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोकैरियोट में, जैसे कि प्रोकैरियोट का एग्जांपल बैक्टीरिया हो गया, इकोलाई वगैरह पढ़ते हैं, तो उसमें जो RNA है वो 3 तरीके का पाया जाता है, ठीक है। RNA 3 तरीके का पाया जाता है, 16S, 23S और 5S, ठीक है। 16 ये जो 16S है ये स्मॉल सब यूनिट होती है और बाकी 2 लार्जर सब यूनिट होती हैं। यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है तो आपको पता होना चाहिए। वहीं मैं यूकैरियोट की बात करूँ, जैसे कि प्लांट, एनिमल, ये सब फंजाई वगैरह यूकैरियोट हैं जिनमें न्यूक्लियस सब डेवलप होता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो राइबोसोम है वो 80S, 18S, 28S, 5.8S और ये 4 जो है 5S का पाया जाता है। ये इस तरीके से 18S है, ठीक है, इसको समझिएगा। 28 यस क्या, अभी मैं आपको बताऊंगी, मैंने इसका पूरा एक नोट करके लिखा है। इनमें क्या होता है, जो ये 18S है ये स्मॉलर सब यूनिट में पाया जाता है, बाकी तीनों क्या होते हैं, लार्जर सब यूनिट में पाए जाते हैं, ठीक है। तो होपफुली इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और ये जो RNA मॉलिक्यूल्स होते हैं ये फोल्ड होते हैं कम्प्लेक्स सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर में, जो कि एसेंशियल होते हैं राइबोसोम के फंक्शन के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब आपका जो प्रोटीन होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर इस तरीके से, ठीक है, फिर आपका सेकेंडरी पाया जाएगा ऐसे स्ट्रक्चर, ठीक है, फिर टर्सरी इस तरीके से पाया जाता है और क्वार्टरनरी पूरा क्या होता है, इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाता है। उसके फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं RNA, पेप्टाइड के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो फंक्शन क्या होता है, टाइप इनका मैंने बता ही दिया, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं, इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये रहा आपका RNA, ठीक है। ये प्रोकैरियोट की बात हो रही है, ठीक है, प्रोकैरियोट, और यहाँ यूकैरियोट है। प्रोकैरियोट में ये रहा आपका RNA, कलर में चेंज कर दूं, ठीक है, ये रहा आपका RNA, ठीक। ये RNA 23S टाइप का और ये 5S टाइप का। बेस वेस आपको देखने की जरूरत नहीं है। अब इनमें कुछ प्रोटीन लगेंगे, L1, L2, L3 नेमिंग की गई है कि इस तरीके से कुछ प्रोटीन लगेंगे, टोटल 31 प्रोटीन। और ये मिलके क्या करते हैं, सब यूनिट का फॉर्मेशन करते हैं 50S टाइप का, मतलब लार्जर सब यूनिट, प्रोकैरियोट का लार्जर सब यूनिट, ठीक है। उसी तरीके से मैंने बताया आपको किसके बारे में, स्मॉलर सब यूनिट इसकी क्या होती है, 16S रहेगा, ठीक है, ये स्मॉलर सब यूनिट है।
और कुछ प्रोटीन लगेंगे और ये मिलकर बनाएंगे स्मॉलर सब यूनिट, और ये दोनों असेंबल्ड होंगे, मतलब अटैच होंगे एक दूसरे से, और एक 70s बन जाएगा। उसी तरीके का काम कहाँ पे होता है, यूकेरियोट में होता है। 20s 5s मिलके, कुछ प्रोटीन मिलके क्या करेंगे, बड़े वाली सब यूनिट लार्जर सब यूनिट का फॉर्मेशन करेंगे। 18s और टोटल प्रोटीन मिलके स्मॉलर सब यूनिट का फॉर्मेशन करेंगे, और ये असेंबल करके 18s टाइप का प्रोटीन बनाएंगे, ठीक है, राइबोसोम बनाएंगे, ठीक है। तो राइबोसोम में एस क्या है, एस क्या है, और आप सोच रहेंगे एक बात और आपके दिमाग में आ रहा हो कि जब ये 50 और 30 मिल रहा है तो 70 क्यों बन रहा है, और यहाँ पे 60 और 40 मिल रहा है तो 80 क्यों बन रहा है, यहाँ 100 क्यों नहीं बन रहा है, यहाँ पे 80 क्यों नहीं बन रहा है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो यस है वो एक सीडरबर्ग यूनिट है, ठीक है, स्वेडबर्ग यूनिट है। स्वेडबर्ग यूनिट क्या है, थोड़ा सा इसका सिंबल पहले जान लीजिए, एस होता है, और ये एक यूनिट है जिसको यूज़ किया जाता है मेज़र करने के लिए रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, ठीक है। पार्टिकल इन सेंट्रीफ्यूगल फील्ड, मतलब आप जो इन दोनों को जब मिला रहे हैं तो इन दोनों का कितना पार्ट इस तरीके से हो जा रहा है, इसको मेज़र किया जाता है, ना कि ऐसे मेज़र किया जाता है। ऐसे आप करेंगे तब तो ये पूरा क्या आएगा आपका, अगर 5 और 3 मिला रहे तो 8 आएगा, यानी कि 80s आएगा, 6 4 मिला रहे 100s आएगा। लेकिन ये मेज़र इस तरीके से किया जाता है, इस यूनिट को आप मेज़र नहीं करते हैं, ये इतना और इतना अब कितना बना तो इसको मेज़र किया जाता है, यही बात यहाँ पे लिखी गई है। और इसका नाम स्वेडबर्ग यूनिट क्यों पड़ा, क्योंकि स्वीडिश केमिस्ट थियोडर स्वेडबर्ग ने इस टेक्निक को डेवलप किया था राइबोसोम में, ठीक है। ये क्या होता है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ राइबोसोम एस स्टैंड फॉर स्वेडबर्ग यूनिट, और ये मेजर होता है सेडिमेंटेशन रेट ऑफ पार्टिकल टू सेंट्रीफ्यूज होके, जब वो मिक्स हो गया एक ही में। सेंट्रीफ्यूज का आप यूज़ करेंगे जब आप, अगर आपकी यूनिवर्सिटी अच्छी है तो आपको सेंट्रीफ्यूज बीएससी में ही यूज़ करने को मिलेगा, नहीं तो अपर लेवल यानी कि एमएससी वगैरह में सेंट्रीफ्यूज यूज़ करने को मिलता है, ठीक है। इट इज़ नॉट डायरेक्ट मीजर ऑफ साइज, डायरेक्ट मीजर नहीं है, जो बात मैंने आपको बताई कि ऐसे और ऐसे, इसका डायरेक्ट मीजर इस तरीके से नहीं होता है, बट रादर देन रिफ्लेक्ट हाउ क्विकली अ पार्टिकल सेडिमेंट व्हेन सब्जेक्टेड टू सेंट्रीफ्यूज फोर्स इन सॉल्यूशन, कैसे ये क्या होता है, सेंट्रीफ्यूज हो जाता है इस तरीके से, ठीक है, ये बात है, ठीक है। तो यही यहाँ पे होता है, इसका मतलब होपफुली आप कभी ऐसे कंफ्यूज नहीं होंगे कि अगर यहाँ पे 50 और 30 मिल रहा है तो 70 क्यों बन रहा है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि वो किस तरीके से एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, सेंट्रीफ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद जो उनका मेजर होता है उसको हम एस कहते हैं, स्वेडबर्ग यूनिट कहते हैं। क्या होता है वो भी मैंने बता दिया, किसने डिस्कवरी की वो भी बता दिया, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके प्रोटीन पार्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। दो स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है आरआरएनए और प्रोटीन। आरआरएनए पूरा आपने डिटेल में पढ़ लिया। प्रोटीन क्या होता है, राइबोसोमल जो राइबोसोम्स होते हैं प्रोटीन कंटेन करते हैं, जो क्या करते हैं, प्रोटीन दैट आर इन्वॉल्व इन स्टेबलाइजिंग द आरआरएनए मॉलिक्यूल्स। आरआरएनए मॉलिक्यूल्स, आरएनए क्या है, इतना ज़्यादा फ्री मॉलिक्यूल है, इसीलिए वो हमारा जेनेटिक मटेरियल नहीं है, वायरस में पाया जाता है। वायरस देखिए कितना ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज करता है, ये बहुत ज़्यादा फ्री है, बहुत जल्दी से स्ट्रक्चर चेंज कर लेगा, बहुत जल्दी मॉडिफाई हो जाएगा, जबकि डीएनए उसकी कंपेरिजन में थोड़ा स्टेबलाइज होता है। तो आरआरएनए को स्टेबलाइज करने के लिए, ये जल्दी से मूव ना करे, जल्दी से रिएक्शन ना करे, स्टेबलाइज करने के लिए प्रोटीन की यूज़ की जाती है, ठीक है। स्टेबलाइज द आरएनए मॉलिक्यूल्स एंड फैसिलिटेटिंग डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। और प्रोटीन सिंथेसिस के अलग अलग स्टेज को ये फैसिलिटेट करते हैं, सुविधा प्रदान करते हैं। एग्जैक्ट कंपोजिशन राइबोसोमल प्रोटीन का जो है वेरी करता है स्पीसीज टू स्पीसीज में, सेल टाइप्स में, लेकिन जनरली ये मेंटेन करते हैं इसके स्ट्रक्चर को राइबोसोम में, और प्रोटीन ट्रांसलेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर वेरी कर सकता है। अब जैसे आप देखिए हर जगह यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चर में वेरिएशन है, L1 L2 L3 आपको दिया है ना, तो स्ट्रक्चर अलग अलग बना के दिया है। तो हर सेल में हर स्पीसीज में ये स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता है, और उतने प्रोटीन आप पढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है, इस वजह से ऐसा लिखा गया है, ठीक। बाइंडिंग साइट्स कुछ होते हैं, ये सबसे ज़्यादा यहाँ इसको जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, तो ट्रांसलेशन में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है राइबोसोम का स्ट्रक्चर जानना। तो ट्रांसलेशन में क्या होता है ये आप देखेंगे इस तरीके से। तो ये यहाँ पे क्या होते हैं, 3 साइट्स इनमें पाई जाती हैं, ठीक है। बाइंडिंग साइट, 3 बाइंडिंग साइट पाई जाती है, और इन बाइंडिंग साइट का पाया जाना जरूरी है।
स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट्स पाई जाती हैं mRNA को tRNA से इंटरैक्ट कराने के लिए। ये mRNA रहता है और यहाँ पे इस तरीके से आप देखेंगे tRNA आता है, बाइंड करता है। तो इनके इंटरैक्शन के लिए राइबोसोम पे इस साइट का होना जरूरी होता है। तो ये साइट क्या होती है, 3 होती है, ए साइट, पी साइट और ई साइट। इन तीनों का नाम है, ए साइट को एमाइनो एसाइल tRNA बाइंडिंग साइट कहते हैं, पहली साइट होती है जहाँ आके अमीनो एसिड बाइंड करता है। दूसरा होता है पी साइट, जिसको कि कहते हैं पेप्टाइडिल tRNA बाइंडिंग साइट, और ई का मतलब होता है एग्जिट, यहाँ से बाहर चले जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप जान लीजिए। बाइंडिंग क्या होता है, इनकमिंग जो एमाइनो एसाइल tRNA होगा, यानी कि ये जो mRNA है और यहाँ पे इस तरीके से राइबोसोम पाया जाएगा, तो इस पे जो पहला tRNA आएगा वो इसी साइट पे आएगा, ठीक है, जो कि एमिनो एसिड कैरी करके लाता है, ठीक है। टी साइट क्या होता है, यहाँ पे होल्ड्स द tRNA कैरिंग द ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन, यहाँ पे होल्ड करके रखा जाता है उसको, और यहाँ से तो एग्जिट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझिए। यहाँ पे ये आपका है ए साइट, ये है आपका पी साइट और ये है ई साइट, यानी कि इसकी बात हो जा रही है ए, पी और ई साइट। लार्जर सब यूनिट पे इस तरीके से पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, पहला जो tRNA आएगा ये आपका mRNA है, ठीक है। tRNA यहाँ देख रहे हैं आ रहा, और इसका कोडॉन और इसका कोडॉन इस तरीके से मैच कर रहा है। tRNA आएगा और यहाँ पे होल्ड करके रखा जाएगा, फिर जो नेक्स्ट दूसरा एमिनो एसिड, तीसरा, चौथा, इस तरीके से आता जाएगा और यहाँ से इस तरीके से ये एग्जिट होता जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे जब आप ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, अभी के लिए आप जान लीजिए इसको, ठीक है। तो फुल्ली इतनी बातें समझ में आपको आ गई होंगी। फंक्शनल इसमें सेंटर 2 होते हैं, पेप्टिडल ट्रांसफरेज सेंटर और जीटीपेज सेंटर। तो जो पेप्टिडल ट्रांसफरेज सेंटर होता है ये क्या करता है, लोकेटेड होता है लार्जर सब यूनिट पे, और पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन को कैटेलाइज करता है, मतलब एमिनो एसिड के बीच में इस तरीके से पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने का काम करता है पेप्टिडल ट्रांसफरेज सेंटर। और जीटीपीएस सेंटर क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ जीटीपी। जिस तरीके से एटीपी होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसी तरीके से जीटीपी भी करेंसी है, जिसको कि गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करती है राइबोसोम को ट्रांसलेशन के टाइम पे। यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करने का काम एटीपी ना करके जीटीपी करती है, ये बात आप याद रखिएगा। पेप्टिडल ट्रांसफरेज पेप्टाइड बॉन्ड बनाने का काम करते हैं, नाम से आप समझ गए। जीटीपी ट्रांसफरेज एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा कि क्या है, ठीक है। फंक्शन क्या होता है राइबोसोम का, तो ट्रांसलेशन करता है जेनेटिक मटेरियल का, जैसा कि मैंने आपको बताया। मैसेंजर आरएनए को क्या करता है, प्रोटीन में चेंज करता है, जिसमें कि कई सारे प्रोसेस लगते हैं, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन, जो कि आप पढ़ेंगे। साइट होता है प्रोटीन सिंथेसिस का, यहीं पे क्या होती है, सारी चीज़ें होती हैं। सेलुलर मशीनरी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होती है। पॉलीपेप्टाइड चेन आता है, उसके कोडान्स आते हैं, इस तरीके से काम होता है। डिकोडिंग करता है एमआरएनए का, इसका मतलब क्या है, राइबोसोम डिकोड करता है एमआरएनए सीक्वेंस को बाय मैचिंग ईच कोडान, मतलब हर कोडान से मैच करके। मतलब अगर ये आपका एमआरएनए है, यहाँ पे ए है, तो इसके लिए जो टीआरएनए आएगा वहाँ पे टी होना चाहिए, ठीक है, या यू होना चाहिए, ठीक। ये यहाँ पे इंश्योर करता है, यही बात यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, जो कि मैंने आपको बता दिया, पेप्टिडल ट्रांसफरेज ये काम करता है, वही बात यहाँ पे लिखी गई है। क्वालिटी कंट्रोल करता है, मॉनिटर करता है कि प्रोटीन को बनाने में एक्यूरेसी है या नहीं है। तो होपफुली आपका टीआरएनए लगता है, ये सारी चीज़ें लगती हैं। तो वो जो फैक्टर्स हैं वो क्या क्या हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और इन सारी चीज़ों से रिलेटेड सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं कि फैक्टर्स क्या क्या लगते हैं। फैक्टर्स के बाद हम क्या पढ़ेंगे कि ट्रांसलेशन किस तरीके से होता है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में, ठीक है। सबसे पहले हम लोग फैक्टर्स की बात करेंगे। अभी तक हमने जेनेटिक कोड और राइबोसोम पढ़ा है, ठीक है, तो उसी से रिलेट करके हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो फैक्टर्स क्या क्या लगते हैं, जो तो प्रोसेस होता है आपके ट्रांसलेशन का। ट्रांसलेशन के प्रोसेस की बात करें, यहाँ पे एमआरएनए क्या होता है, डिकोड करता है बाय राइबोसोम टू प्रोड्यूस प्रोटीन, इन्वॉल्व सेवरल की फैक्टर्स। यहाँ पे आपका क्या होता है, जो एमआरएनए होता है, इस तरीके से एमआरएनए होता है और इसको डिकोड किया जाता है, और ये क्या बनाता है, प्रोटीन। इसी प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कह रहे हैं, ठीक है। ट्रांसलेशन के प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, जैसे कि आप देख लीजिए एमआरएनए, राइबोसोम, ट्रांसफर आरएनए, एमिनो एसिड्स, इनिशिएशन फैक्टर, इलॉन्गेशन फैक्टर, टर्मिनेशन फैक्टर, जीटीपी, चैपरॉन्स,
पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, ठीक है, इतनी चीज़ें लगती हैं। अब ये चीज़ें क्या होती हैं इनको आप समझेंगे, उससे पहले थोड़ा सा आप इसको देख लीजिए। इस तरीके से ये चीज़ें लगती हैं, ठीक है। ये आपका है ट्रांसलेशन का प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है। डायग्राम से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टार्ट कोडॉन इनिशिएशन फैक्टर लग रहा है, ये स्टॉप कोडॉन है यानी कि टर्मिनेशन फैक्टर। यहाँ पे आपका ये tRNA लग रहा है, ये आपका ये मैसेंजर RNA है ही, इस तरीके से ये मैसेंजर RNA है, ठीक है। राइबोसोम यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, राइबोसोम लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे इनिशिएशन होने के लिए, शुरुआत होने के लिए इनिशिएशन फैक्टर लगेगा। जब ये बढ़ेगा, ठीक है, इस तरीके से ये प्रोसेस चलेगा। मैं आपको एक बात कहूँगी कि आप प्लीज़ इसको मतलब यूट्यूब पे जाके सर्च करिएगा कि एनिमेटेड, ठीक है, क्या एनिमेटेड वीडियोस ऑफ ट्रांसलेशन, आपको इतने अच्छे से समझ में आएगा वो एनिमेटेड वीडियो देखिए, क्योंकि वहाँ पे पूरा बताता है कि किस तरीके से एक mRNA जा रहा है, दूसरा आ रहा है। तो प्लीज़ वहाँ जाकर आप देखिएगा, आपको थोड़ा इंग्लिश में मिलेगा, वो फॉरेन कंट्रीज़ का बनाया हुआ है, तो उससे आपको मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, उतनी इंग्लिश आप समझ जाएंगे। कैप्शन ऑन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको इतने अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे ये प्रोसेस होता है, ठीक है। उस प्रोसेस को आप देखिएगा, उन्होंने एनिमेटेड वीडियो बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी बातें आपको समझ में आ गई कि किस तरीके से इलॉन्गेशन होगा, फिर टर्मिनेशन क्या होगा, इसके लिए भी कुछ फैक्टर लगेंगे। इस तरीके से ये प्रोसेस आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो आपको इतनी बड़ी चेन दिख रही है कि ये बन गया है, ऐसे नहीं होता है। पहले एक mRNA आता है, एक कोड लेकर अटैच करेगा, दूसरा आएगा, दूसरा अटैच करेगा। ये वीडियो आप देख के इतने अच्छे से समझ पाएंगे कि आपको मैं क्या बताऊँ, ठीक है। ये ऐसे प्रोसेस होता है। इस तरीके से tRNA होता है तो tRNA लगता है आपका, ठीक है। इस तरीके से इसमें साइट होती है, यहाँ पे आके अटैचमेंट साइट होती है, यहाँ पे आके अटैच होता है, ठीक है। ये अटैचमेंट साइट है। अगर इस तरीके से क्लोवर लीफ मॉडल में आप देखेंगे इस tRNA को, ये tRNA है, इसको क्लोवर लीफ मॉडल भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एंटी कोडॉन पाए जाते हैं, और ये जो mRNA है इसमें कोडॉन पाए जाते हैं, ठीक है। ये सब बातें मैं आपको बता चुकी हूँ। तो चलिए थोड़ी एक एक चीज़ें देखते हैं। मैसेंजर RNA, तो मैसेंजर RNA का काम क्या है, ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है DNA टू राइबोसोम, DNA से राइबोसोम मिल जाता है। इसमें कोडॉन्स पाए जाते हैं। इसमें 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है जो स्पेसिफिक पर्टिकुलर एमिनो एसिड के लिए पाया जाता है। जैसे कि आप डायग्राम से देख के ये देखिए, mRNA में क्या हो रहा है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पाया जाएगा और इसी के लिए एंटी कोडॉन tRNA पे पाया जाएगा, ठीक है। यही बात यहाँ पे बोली गई है। फिर क्या होते हैं, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। राइबोसोम क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर मशीन होते हैं, यहीं पे ट्रांसलेशन होता है। लार्ज और स्मॉल सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं, और ईच मेड ऑफ राइबोसोमल RNA और प्रोटीन। और किससे मिलकर बना होता है, ये राइबोसोम है, ये किससे मिलकर बना होता है, प्रोटीन और राइबोसोमल RNA, प्रोटीन एंड rRNA से मिलकर बना होता है। और ये क्या काम करता है, इट रीड द mRNA एंड फैसिलिटेट द बाइंडिंग ऑफ tRNA। ये क्या करता है, mRNA को रीड करेगा राइबोसोम। राइबोसोम का क्या काम है, इस तरीके से जब राइबोसोम में, ये आपका राइबोसोम है, ठीक है, इसमें ये mRNA आएगा, इसको रीडिंग करेगा, इसको पढ़ेगा, मतलब कौन सा कोडॉन, जैसे GCC यहाँ पे कोडॉन पाया जा रहा है, और इस कोडॉन के साथ बाइंडिंग किसकी होनी चाहिए। जैसे G के साथ आपको पता है कि किसकी बाइंडिंग होती है, C की, C के साथ G की, C के साथ G की, तो यही बाइंडिंग होनी चाहिए। ये बात आपका इंश्योर करता है कौन, tRNA। तो ये काम कौन कर रहा है, राइबोसोम। इस काम को करने के लिए किसका यूज़ किया जा रहा है, राइबोसोम का यूज़ किया जा रहा है। तो राइबोसोम का काम आपको समझ में आ गया। देन आता है आपका ट्रांसफर RNA। ट्रांसफर RNA क्या होता है, स्मॉल RNA मॉलिक्यूल्स होते हैं जो क्या करते हैं, एमिनो एसिड इनके ऊपर पाए जाते हैं। इस तरीके से आप देख रहे थे CGC, इस तरीके से पाया जा रहा है, ठीक है। और हर RNA मॉलिक्यूल के पास स्पेसिफिक कोडॉन होता है जो mRNA के एंटी कोडॉन को रिकॉग्नाइज करता है। इसका उल्टा जो कोडॉन mRNA पे पाया जाएगा उसको रिकॉग्नाइज करके वहीं जाके बाइंड करेगा, ठीक है। अगर G की जगह पे C, मतलब C की जगह पे G की जगह पे C और C की जगह पे G पाया जाएगा, जहाँ ये कोडॉन पाया जाएगा वहीं ये जाके बाइंड करेगा। इसका कहने का मतलब ये है। एमिनो एसिड्स क्या होते हैं, एमिनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं प्रोटीन के। They are brought to ribosome by tRNA molecule and joined together specific order dictated mRNA sequence। तो ये क्या है, ये अमीनो एसिड के सीक्वेंस tRNA से आ रहे हैं और mRNA पे जाके बाइंड कर रहे हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं प्रोटीन का। प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। देन इनिशिएशन फैक्टर क्या होता है, इनिशिएशन फैक्टर्स क्या होते हैं, प्रोटीन जो फैसिलिटेट करता है बाइंडिंग ऑफ mRNA टू स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट, द असेंबली ऑफ लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट, इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन। देखिए इनिशिएशन फैक्टर क्या होता है,
यहाँ पे आपका इनिशिएशन फैक्टर पाया जा रहा है। ये इनिशिएशन फैक्टर क्या करता है, फैसिलिटेट करता है कि आपका mRNA आके बाइंड हो, mRNA से स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट आकर बाइंड हो और उससे लार्जर सब यूनिट आकर बाइंड हो, तभी तो शुरुआत होगी। जब सारी चीज़ें आप सब्जी आपकी तभी बनेगी। फॉर एग्जांपल जब आप पॉट ले लीजिए, कोई कढ़ाई लीजिए, उसमें तेल, नमक, मसाला, सब्जी डालेंगे, तभी वो पकना शुरुआत होगा। तो इनिशिएशन के लिए सारी चीज़ें एक जगह आके इकट्ठा होंगी, तभी इनिशिएशन स्टार्ट होगा। ठीक है। इलांगेशन फैक्टर क्या होते हैं, प्रोटीन दैट असिस्ट एन इलांगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, दे फैसिलिटेट द एक्यूरेट एडिशन ऑफ अमीनो एसिड टू ग्रोइंग चेन। इलांगेशन का मतलब क्या होता है, अब धीरे धीरे क्या होंगी, एक एक चेन आके बढ़ेगी। ठीक है। सबसे पहले क्या होगी, इस तरीके से एक अमीनो एसिड आएगा, फिर कई सारे अमीनो एसिड आएंगे, इस तरीके से चेन बनेगी, और जब ये चेन बन जाएगी तो ये चेन बाहर निकल जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे इनिशिएशन हुआ, सारी चीज़ें आके अटैच हुई। अब यहाँ पे धीरे धीरे इस तरीके से ये चेन बढ़ रहा है, आप ये चेन दे सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे इलांगेशन में ये चेन बढ़ेगी। ठीक है। ये चेन बढ़ेगी, इसी को हम क्या कह रहे हैं, इलांगेशन। और ये इलांगेशन इंश्योर किया जाता है कि हमेशा करेक्ट मैनर हो। मतलब अगर जो सीक्वेंस दिया है AGG, तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब A का कॉम्प्लीमेंट्री अगर U है RNA में, तो A U से आकर ही बाइंड करे। ठीक है। C G से आकर बाइंड करे, इस चीज़ को इंश्योर किया जाता है। टर्मिनेशन के लिए, मतलब उस चीज़ को खत्म होने के लिए, अब यहाँ पे क्या हुआ, सारे फैक्टर हो गए, सारा प्रोसेस हो गया, इसको टर्मिनेट करना, मतलब सारी चीज़ें अलग हो जाएंगे, पॉलीपेप्टाइड अलग हो जाएगा, tRNA अलग हो जाएगा, ये राइबोसोम हट जाएंगे, मतलब सारी चीज़ें खत्म कर दी जाएंगी। ठीक है। इसके लिए क्या लगता है, टर्मिनेशन स्टॉप कोडॉन्स लगते हैं। मतलब ये कोडॉन जब आएगा, मतलब एक के बाद एक कोडॉन tRNA लेकर आ रहा है। ठीक है। इसका खात्मा तभी होगा जब यहाँ पे UAG कोडॉन आएगा। ठीक है। ये तीनों, इन तीनों में से कोई भी अगर एक आएगा, UAA, UAG, UGA, तभी क्या होगा, यहाँ पे टर्मिनेशन होगा, सारी चीज़ें अलग हो जाएंगी। इनके लिए कि कुछ फैक्टर और लगते हैं, जैसे GTP को ATP के तरह माना जाता है। इसको गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। ये एनर्जी प्रोवाइड करता है जब ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है, और ये इट इज हाइड्रोलाइज्ड बाय सर्टेन फैक्टर्स टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर राइबोसोम मूवमेंट एंड अदर प्रोसेस। राइबोसोम के मूवमेंट के लिए और चीज़ों के होने के लिए यहाँ पे GTP का, ATP की जगह पे GTP का यूज किया जाता है। ये भी क्या है, एनर्जी करेंसी है। ठीक है। ATP में आपके क्या होते हैं, एक ATP से क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल की एनर्जी मिलती है, जबकि GTP से क्या होता है, केवल एक ही मिलता है। ठीक है। यही डिफरेंस होता है इनमें। चैपरॉन्स लगते हैं। चैपरॉन्स क्या होते हैं, प्रोटीन दैट असिस्ट इन द फोल्डिंग ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन टू द करेक्ट 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर। अब आपका ये प्रोटीन इस तरीके से बन गया। आप सबको पता है प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरनरी। फाइनली क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बनाने के लिए कुछ चैपरॉन्स लगते हैं, चैपरॉन्स। ठीक है। जो प्रोटीन को 3D स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन क्या होता है, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन क्या होता है, दैट अकर आफ्टर ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के बाद क्या होता है, मैंने आपको ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ाया था कि कैपिंग की जाती है। ठीक है। कैपिंग, ठीक, स्प्लाइसिंग और आपका पॉलीएडेनाइलेशन, ये क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है, क्योंकि आपको प्रोटीन की सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में हो रही है, उस चीज़ को मॉडिफाई किया जाता है। ठीक है। जैसे सच एज क्लीवेज ऑफ सीक्वेंस, एडिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि फॉस्फोराइलेशन करना, फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन। जैसे वहाँ पे क्या होता था, ट्रांसक्रिप्शन में कैपिंग, स्प्लाइसिंग, ये सारी चीज़ें होती थी। यहाँ पे क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन होगा, प्रोटीन की फोल्डिंग होगी, उसको फाइनल शेप दिया जाएगा। ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो होपफुली आपको क्या क्या फैक्टर लगते हैं ना इसमें ट्रांसलेशन में, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर ये समझ में आ गया तो अभी ट्रांसलेशन आपको एकदम मतलब कुछ लगेगा ही नहीं, लगेगा वाह इतना सिंपल था। ठीक है। तो आपको स्ट्रक्चर भी मैंने दिखा दिया, ये आपका mRNA, tRNA। ठीक है। देन प्रोसेस भी मैंने बताया कि किस तरीके से ये प्रोसेस चलता है, क्या होता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब एमाइनो एसाइलेशन tRNA, एमाइनो एसाइलेशन होता है tRNA का। ये क्या होता है, एमाइनो एसाइलेशन क्या होता है। ठीक है। tRNA क्रिटिकल स्टेप होता है प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस में, यानी कि ट्रांसलेशन में, जहाँ स्पेसिफिक अमीनो एसिड को अटैच किया जाता है उनके करस्पॉन्डिंग tRNA से। इसी को कहते हैं एमाइनो एसाइलेशन ऑफ tRNA। अटैचमेंट ऑफ एमिनो एसिड टू करस्पॉन्डिंग tRNA, मतलब अगर मैसेंजर RNA पे, जैसा कि मैंने बार बार कहा, CUC है, तो इस जहाँ यहाँ tRNA जो रहेगा इसी का कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा, मतलब C के साथ G, U के साथ A और यहाँ C के साथ G। यही क्या कहलाता है, एमाइनो एसाइलेशन कहलाता है। ठीक है। एमाइनो एसाइलेशन
ये प्रोसेस क्या करता है, इंश्योर करता है कि करेक्ट अमीनो एसिड ही इनकारपोरेट हो जब पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन हो, एमआरएनए के साथ टीआरएनए का करेक्ट बैलेंस हो, ठीक है, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, यही बात एमाइनो एसाइलेशन कहलाती है। एमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए सिंथेस, ये भी आपके उसमें एक है। तो ये क्या होता है, एक फैमिली ऑफ एंजाइम है जो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, करेक्ट अमीनो एसिड को अटैच करने के लिए टीआरएनए मॉलिक्यूल से। एमआरएनए है इस तरीके से, यहाँ से ऐसे टीआरएनए आएगा तो इससे करेक्ट अटैचमेंट होना चाहिए। 20 डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड पाए जाते हैं, आप सबको पता है, ठीक है। 20 डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस पाए जाते हैं, 20 डिफरेंट अमीनो एसिड भी पाए जाते हैं। हर मतलब स्टैंडर्ड अमीनो एसिड के लिए एक, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एक होता है जो क्या करेगा, एक उसी को रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक। ईच सिंथेसिस इज हाईली स्पेसिफिक फॉर बोथ अमीनो एसिड एंड टीआरएनए विथ विच इट इंटरैक्ट। तो जो सिंथेज होता है वो स्पेसिफिक होता है, अमीनो एसिड के लिए भी, टीआरएनए सिंथेज के लिए भी, वो उसी से जाके अटैच करेगा जिससे उसको ज्वाइन करना है। इनका रिकॉग्निशन और बाइंडिंग की जाती है। तो अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेज जो होता है, फर्स्ट बाइंड टू स्पेसिफिक अमीनो एसिड, पहले जाके उस अमीनो एसिड से बाइंड करेगा जिससे इसको अटैच होना है, जहाँ पे इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट वाला वही वो जाके मिलेगा, ठीक है। आप एग्जाम में जाते हैं तो आपके एग्जाम में क्या होते हैं, सीट नंबर्स लगे होते हैं और आप उसी सीट नंबर पे जाके बैठते हैं जहाँ आपका रोल नंबर होता है। तब जब कॉपी की डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है तो वो सही से होता है, ठीक है। यही काम यहाँ पे भी किया जा रहा है, इसीलिए सीक्वेंस जरूरी होता है। ये रिकॉग्नाइज, अगर सीक्वेंस में थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ, इतना जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगा, कोई भी जीन बन जाएगी, आपकी बॉडी किसी अलग तरीके से बन जाएगी, ठीक है। इसीलिए ये सारी चीज़ें जरूरी होती हैं। ये रिकॉग्नाइज करते हैं अप्रोप्रिएट टीआरएनए मॉलिक्यूल को जो उस अमीनो एसिड से आके बाइंड करे। मान लीजिए अगर एमआरएनए पे, मैंने बार बार वही कहा, CUC है तो उसी का कॉम्प्लीमेंट्री टीआरएनए पे होना चाहिए, बार बार यही बात कही जा रही है, ठीक है। एमाइनो एसाइलेशन रिएक्शन क्या होता है, once bound to both amino acid and tRNA, the amino acyl tRNA synthesis catalyze the transfer of the amino acid to 3' end of the tRNA molecule। उसके बाद जब ये आके बाइंड हो गया तो अब क्या होगा, इनका ट्रांसफर किया जाता है 3' एंड पे। ये दो स्टेप से होता है, पहला एक्टिवेशन, दूसरा ट्रांसफर। एक्टिवेशन का मतलब होता है अमीनो एसिड एक्टिवेटेड बाय ATP हाइड्रोलिसिस, ठीक है। इस तरीके से एमआरएनए पे आके टीआरएनए बाइंड कर गया। मैं एक जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। इसको एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे एटीपी की जरूरत पड़ती है। अभी ये क्या है, मतलब ये ऐसे पड़ा हुआ है, जैसे खाना पकाने के लिए आपको गैस जलाना पड़ता है, उसी तरीके से इसको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। एटीपी आएगा, फिर क्या होगा, ये एक एमाइनो एसाइलेशन AMP इंटरमीडिएट बनाएगा और रिलीज करेगा पायरोफॉस्फेट को, उसके बाद ये एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद इनका ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर मतलब एक्टिवेटेड अमीनो एसिड, अब अमीनो एसिड एक्टिवेट हो गया, एटीपी आके उस पर लगा, अब वो एक्टिवेट हो गया, मतलब स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे अमीनो एसिड ट्रांसफर टू 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द टीआरएनए, उसका जो 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, 3 OH ग्रुप टीआरएनए पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे आके क्या होगा, इसको ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। फॉर्मिंग एन अमीनो एसिड टीआरएनए मॉलिक्यूल एंड AMP, और यहाँ पे आके एक अमीनो एसिड टीआरएनए मॉलिक्यूल बनाएगा और AMP बनाएगा। अब प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म क्या होती है, अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेस क्या होता है, प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म ये इंश्योर करता है कि जो बाइंडिंग है, प्रूफ रीडिंग का मतलब होता है आप कोई चीज़, आप अपनी नोट्स बना रहे हैं, कॉपी, आपने कोई चीज़, आपने आंसर राइटिंग करी, आपको एग्जाम में लिखना, आपने आंसर राइटिंग करी, फिर आप बाद में उसको रीचेक करते हैं, इसी को प्रूफ रीडिंग कहते हैं, कि रीचेक करना कि आपने सही लिखा है या नहीं, ठीक है, प्रूफ रीडिंग कहते हैं। ये प्रूफ रीडिंग इसलिए होता है कि मिनिमाइज कर सकें आप अपनी गलतियों को ट्रांसलेशन में, और इंश्योर फिडिलिटी इन प्रोटीन सिंथेसिस, और सिंथेसिस में क्या करें, प्रोटीन के सिंथेसिस में इंश्योर कर सकें कि आपका मटेरियल अच्छे से अच्छा होना चाहिए, बेकार नहीं होना चाहिए, मतलब आपका जो ट्रांसलेशन है, जो प्रोटीन बनेगा वो सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, फिडेलिटी उसकी मेंटेन होनी चाहिए। फिडेलिटी का मतलब यही होता है, ठीक। इंपॉर्टेंस क्या है अमीनो एसिलेशन की, ठीक है। तो एक्यूरेसी, सबसे पहले एक्यूरेट होना चाहिए अमीनो एसिलेशन की, टीआरएनए मॉलिक्यूल जो है करेक्टली जो है एमिनो एसिड से जो एमआरएनए सीक्वेंस है उससे करेक्टली बाइंड करे। स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए कि मतलब टीआरएनए सिंथेसिस जो है रिस्पेक्टिव अमीनो एसिड या टीआरएनए के लिए ही आके उसी से बाइंड करे। ट्रांसलेशन के लिए इसेंशियल है, ठीक है, यही चीज़ें यहाँ पे जरूरी है। अब हम पढ़ेंगे इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में, ठीक है।
साथ में पढ़ेंगे, क्या डिफरेंस होता है इसको मैं बताते चलूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप डिफरेंस जान लीजिए, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के एमआरएनए में ही डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? जो प्रोकैरियोट का एमआरएनए होता है ये जनरली क्या होता है, इनकी लेंथ शॉर्टर होती है, ठीक है, और ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक होते हैं। पॉलीसिस्ट्रॉनिक का मतलब आपने क्या पढ़ा था कि इनमें एक्सॉन इंट्रॉन पाए जाते हैं ना, उसी तरीके से ये देखिए पॉलीसिस्ट्रॉनिक का मतलब होता है कि इस तरीके से इनमें सीक्वेंस, यहाँ पे देखिए कोडिंग रीजन ऐसे सीधा है ना, लेकिन यहाँ पे कई सारी साइट पाई जा रही हैं, तो ये क्या होता है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक होते हैं, इनमें कई सारी साइट्स पाई जाती हैं सिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो प्रोकैरियोट क्या होते हैं, पॉलीसिस्ट्रॉनिक होते हैं, जबकि यूकैरियोट क्या होते हैं, यूकैरियोट मोनोसिस्ट्रॉनिक। इसी वजह से इनको पॉलीराइबोसोम। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक ही रीजन है, यहीं से बन जा रहा है, लेकिन यहाँ पे कई रीजन, कई सारे बन सकते हैं। यहाँ राइबोसोम, यहाँ राइबोसोम, यहाँ राइबोसोम अटैच हो गया आके और बना दिया, तो ये क्या होते हैं, पॉलीसिस्ट्रॉनिक होते हैं, जबकि यूकैरियोट क्या होते हैं, मोनोसिस्ट्रॉनिक होते हैं, ठीक है। मल्टीपल ओपन रीडिंग फ्रेम्स होते हैं, मतलब ORF इनको कहा जाता है, ORF, ठीक है, ओपन रीडिंग फ्रेम, ORF इनमें कई सारे होते हैं इस तरीके से, जबकि ये ORF प्रोकैरियोट यूकैरियोट में एक होता है, ठीक है। इनिशिएशन कोडॉन की बात की जाए तो इनका जो इनिशिएशन कोडॉन होता है ये प्रोसीड होता है, मान लीजिए ये है आपका, ठीक है, तो ये जहाँ से शुरुआत करेंगे वो एक सीक्वेंस होता है और उस सीक्वेंस को कहा जाता है, इसको आप लिख लीजिएगा साइन डालगार्नो सीक्वेंस, और ये AGGU, ठीक है, यही ये डिनोट करेगा, यही इसी सीक्वेंस पे आके बाइंड करेगा हमेशा। प्रोकैरियोट का जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा, जब भी शुरुआत होगी साइन डालगार्नो सीक्वेंस से ही शुरुआत होगी, और ये अपस्ट्रीम रीजन पे पाया जाता है। मतलब अपस्ट्रीम का मतलब होता है, मैंने बार बार बताया, अपस्ट्रीम का मतलब आगे वाले रीजन को अपस्ट्रीम और पीछे वाले रीजन को डाउनस्ट्रीम कहते हैं। तो ट्रांसलेशन की साइट हमेशा अपस्ट्रीम पे होगी, और ये कहाँ आके बाइंड करेगा, साइन डालगार्नो सीक्वेंस, ठीक है। साइन डालगार्नो सीक्वेंस क्या है, ऊपर मैंने आपको बताया, ठीक है। साइन डालगार्नो सीक्वेंस पे आके बाइंड करेगी, अपस्ट्रीम रीजन पे पाया जाएगा, स्टार्ट कोडॉन इसका 5 प्राइम UTR पे पाया जाएगा, ठीक है। यही चीज इनमें क्या है, ये लॉन्गर होते हैं, यूकैरियोट क्या होते हैं, लॉन्गर होते हैं, मोनोसिस्ट्रॉनिक होते हैं, और इनमें इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। इंट्रॉन और एक्सॉन पाए जाते हैं, ये बात मैंने आपको ट्रांसक्रिप्शन में बहुत अच्छे से बताई है, इंट्रॉन एक्सॉन क्या होते हैं, ठीक है। आपके एक्सॉन्स कोडिंग रीजन्स होते हैं, इंट्रॉन नॉन कोडिंग रीजन्स होते हैं, और यही क्या होता है, प्रोकैरियोट में केवल एक्सॉन्स पाए जाते हैं, इंट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं। ये इसी इंट्रॉन्स की बाद में स्प्लाइसिंग की जाती है, जब आपने रेगुलेशन पढ़ा था, ठीक। तो और इनका जो सीक्वेंस होता है जहाँ पे ये आके बाइंड करेंगे उसको हम कोजक सीक्वेंस कहते हैं, और इनका ACCAUG, ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन होता है। तो दोनों के mRNA में आपको समझ में आ गया डिफरेंस क्या होता है। डायग्राम भी मैंने दे दिया है, इस तरीके से होता है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में ट्रांसलेशन। देखिए इनमें ट्रांसलेशन कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है, ठीक है, साइटोप्लाज्म में, और इनमें भी साइटोप्लाज्म में हो रहा है, लेकिन इनका सारा प्रोसेस यानी कि ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन सब कुछ इसी में होता है, ठीक। लेकिन इनका ट्रांसक्रिप्शन कहाँ हो रहा है, न्यूक्लियस में हो रहा है, ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में हो रहा है, और ट्रांसलेशन क्या हो रहा है, इनका साइटोप्लाज्म में हो रहा है। इसी वजह से यहाँ पे क्या होता है, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होता है, जो मैंने आपको पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन, जिसमें आपने कैपिंग, स्प्लाइसिंग और पॉलीएडेनाइलेशन पढ़ रखा है, ठीक है। तो होपफुली ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम स्टार्ट करते हैं इनिशिएशन से। सबसे पहले प्रोकैरियोट का इनिशिएशन पढ़ते हैं। तो प्रोकैरियोट के इनिशिएशन को इस तरीके से आप थोड़ा सा देख लें, कुछ इस तरीके से काम होता है। सबसे पहले क्या होगा, इस तरीके से आके बाइंडिंग हो जाएगी, ठीक है, ये बाइंडिंग होती है। इस तरीके से आपका mRNA आएगा, mRNA से राइबोसोम आके अटैच होगा। राइबोसोम में 3 साइट पाई जाती हैं, A साइट, P साइट और E साइट, ये बात आप जानते हैं। यहाँ पे P साइट पे पहले क्या आता है, tRNA आता है, और वो अपना कोडिंग सीक्वेंस लाता है और उसी का कॉम्प्लीमेंट्री mRNA से बाइंड करता है। ये सारी चीज़ें आपको होपफुली समझ में आ रही होंगी, सारी चीज़ें कई बार बता चुके हैं। इनिशिएशन में क्या होता है, सबसे पहले इनिशिएशन में आपका mRNA रहेगा, mRNA से स्मॉलर राइबोसोमल यूनिट आके बाइंड कर लेती है। फिर आपका आता है लार्जर राइबोसोमल यूनिट, उसके साथ tRNA आता है, और ये इस तरीके से बाइंडिंग हो जाती है। बाइंडिंग हो गई, अब स्टार्ट हो गया, ठीक है, स्टार्टिंग हो गई। अब स्टार्टिंग के बाद क्या होता है, इस तरीके से इलांगेशन होता है, आएगा 1 2, ठीक है, फिर ये आएगा 1 2, नया आएगा, इस तरीके से इलांगेट होगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। इस तरीके से जब बढ़ जाएगा और लास्ट कोडॉन यानी कि आपका
यहाँ देखिए GUG, यहाँ आपको दिख रहा होगा, मैं जूम करके दिखा दूँ, ये देखिए GUG, जब लास्ट कोडॉन mRNA पे आ जाएगा दैट इज GUG, तो लास्ट tRNA आकर इससे बाइंड करेगा और यहाँ पे ये टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये देखिए सब अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, अलग हो गया, और आपको प्रोटीन मिल गया जिसके लिए आप ये सारा काम कर रहे थे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं। तो प्रोकैरियोट का जो इनिशिएशन होता है उसके लिए कुछ कॉम्प्लेक्स लगता है। आपने फैक्टर्स पढ़ा ही, क्या क्या लगते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स लगते हैं। क्या क्या? स्मॉलर राइबोसोमल यूनिट क्या होगी, mRNA सीक्वेंस से आके बाइंड करेगी। मैंने आपको दिखाया कि कैसे बाइंड करती है। कहाँ पे आकर बाइंड करेगी? साइन डायगोनल सीक्वेंस पे। ये जो बाइंडिंग होगी वो कहाँ पे होगी आके? ये जो बाइंडिंग होगी स्मॉलर सब यूनिट की साइन डायगोनल सीक्वेंस पे आके होगी, ठीक है। साइन डायगोनल सीक्वेंस आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, ये भी मैंने आपको बताया। साइन डायगोनल सीक्वेंस पे इसकी आके बाइंड होगी, ठीक है। उसके बाद इनिशिएशन फैक्टर्स कुछ आके लगेंगे जिसमें IF1, IF2, ये प्रोकैरियोट की बात हो रही है, IF3, और ये आके असेंबली में हेल्प करेंगे, पूरा एक असेंबली बन जाएगी। IF3 प्रिवेंट प्रीमेच्योर बाइंडिंग ऑफ द लार्जर सब राइबोसोमल यूनिट। इसमें जो IF3 यूनिट होता है वो क्या करता है, ये इंश्योर करता है, ये निश्चित करता है कि जो लार्जर राइबोसोमल यूनिट है वो प्रीमेच्योर ना हो, ठीक है। प्रीमेच्योर का मतलब ऐसे आधा पका हुआ सब्जी आपके पास ना जाए, पूरी तरीके से पका हो, इस वजह से आप टेस्ट करते हैं, तो वही काम IF3 करता है, ठीक है। देन इनिशिएटेड tRNA बाइंडिंग होती है, मतलब इनिशिएटेड tRNA आके बाइंड करेगा, ठीक है। यहाँ आपने देखा इनिशिएटेड tRNA इस तरीके से आके यहाँ पे बाइंड कर रहा था, ठीक है। इनिशिएटेड tRNA आके बाइंड करेगा। ये जो इनिशिएटेड tRNA होता है हमेशा क्या होता है, एफमेट फॉर्मिल मेथियोनिन, फॉर्मिल मेथियोनिन हमेशा क्या होता है, एफमेट फॉर्मिल मेथियोनिन आखिर से बाइंड करेगा, और ये स्टार्ट कोडॉन होते हैं टिपिकली AUG। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, ये क्या होगा, हमेशा टिपिकली क्या होगा, AUG स्टार्ट कोडॉन होगा, ठीक है। स्टार्ट कोडॉन से आके ये बाइंड करेगा, ये देखिए यहाँ पे इसी से आके ये बाइंड करेगा AUG, ठीक है। मैं एक ही चीज़ आपको इतने अच्छे से बता रही हूँ कि आपका ये क्लियर हो जाएगा ना, तो हर एग्जाम में आपकी हेल्प करेगा। AUG से आके बाइंड करेगा, ठीक है। दिस बाइंडिंग फैसिलिटेट बाय इनिशिएशन फैक्टर इंक्लूडिंग IF2 इंश्योर करेक्ट पोजीशन ऑफ द इनिशिएटर tRNA। और अब IF2 आके यहाँ पे चेक करेगा कि जो ये बाइंडिंग है करेक्ट पोजीशन पे हुई है या नहीं है, ये चीज़ इंश्योर हो जाएगी। अब असेंबली होगी राइबोसोम की। अब लार्जर राइबोसोमल यूनिट 50S आके ज्वाइन होगा और फंक्शनिंग राइबोसोम की स्टार्ट हो जाएगी। GTP की हाइड्रोलिसिस इन्वॉल्व होगी उनको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, और अब इनिशिएशन फैक्टर रिलीज हो जाएगा और इनिशिएशन स्टार्ट हो जाएगा। यही काम यूकैरियोट में क्या होता है, इनिशिएशन में, दोनों में क्या डिफरेंस है। फॉर्मेशन ऑफ प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, मतलब स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट 5 प्राइम कैप से आके, वहां पे क्या होता है प्रोकैरियोट में 5 प्राइम UTR, ठीक है, से आके बाइंड होता है। यहाँ 5 प्राइम कैप से, इसमें इनिशिएशन फैक्टर क्या होंगे, EIF1, EIF1A, EIF12, EIF13 और ऐसे 10 होते हैं, ठीक है। ये स्टेबलाइज करते हैं इंटरेक्शन mRNA और राइबोसोम का, करते हैं कि करेक्ट बाइंडिंग हो, ठीक है। देन स्कैनिंग होती है स्टार्ट कोडॉन की, ठीक है। स्टार्ट कोडॉन की स्कैनिंग होगी कि AUG आए। अब उस AUG से आके मेथियोनिन tRNA, प्रोकैरियोट में फॉर्मिल मेथियोनिन जिसको कि एफमेट कह रहे थे उसकी बाइंडिंग होती है, और यूकैरियोट में क्या होती है, मेथियोनिन tRNA की बाइंडिंग होती है, ठीक है। स्टार्ट कोडॉन में और फैसिलिटेटेड किसके द्वारा होता है, EIF12, वहां पे क्या था IF2 के द्वारा, इनिशिएशन फैक्टर 2 के द्वारा। यहाँ पे यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 के द्वारा बाइंडिंग होती है, ज्यादा बस नाम चेंज है, ठीक है। अब फॉर्मेशन ऑफ द फंक्शनल राइबोसोम का होगा, यानी कि लार्ज राइबोसोम यहाँ पे 60S होता है। आप सबको पता है राइबोसोम कौन सा लगता है, फॉर्मिंग कंप्लीट राइबोसोम बनेगा, ATP हाइड्रोलिसिस इन्वॉल्व होगा, राइबोसोम की असेंबली होगी और इनिशिएशन फैक्टर रिलीज होगा। सेम चीज हुआ, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं है, सेम चीज हुआ। AUG वहां पे प्रोकैरियोट में क्या था, प्रोकैरियोट की अगर मैं बात करूं, आप अभी तुरंत इसका एक चार्ट बनाइए और डिफरेंस लिख लीजिए, ठीक है, अपनी कॉपी में, ठीक है। और यूकैरियोट में यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे 5 UTR रीजन लग रहा था, ठीक है, और यहाँ पे 5 कैप रीजन, ठीक है, 5 कैप रीजन। प्रोकैरियोट में क्या था, फॉर्मिल मेथियोनिन एफमेट लग रहा था, और यहाँ पे मेथियोनिन लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे इनिशिएशन फैक्टर 1 2 3 लग रहा था, यहाँ पे यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 1 2 3 लग रहा है, ठीक है।
यही सारे डिफरेंस होता है और कुछ डिफरेंस नहीं होता। अगर वहीं यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के राइबोसोम की बात कर ली जाए तो यहाँ पे क्या होगा 70s लगेगा, सॉरी यूकैरियोट में 80s लगेगा और प्रोकैरियोट में 70s लगेगा। तो यहाँ पे लार्जर सब यूनिट 60s हो जाएगा और यहाँ लार्जर सब यूनिट 40s हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 50s हो जाएगा। तो होपफुली ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको 2 बार पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सेम प्रोसेस हो रहा है, केवल फैक्टर चेंज हो रहे हैं, आप उसको देख लीजिएगा। इस तरीके से होता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको सब कुछ डिटेल में बताया। अगर आपका मन करे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं रोक कर, ठीक है। इसी तरीके का प्रोसेस यहाँ पे होता है। एक बार मैं आपको कहिए तो और बता दूं, mRNA रहता है, mRNA से आके राइबोसोम बाइंड करेगा, राइबोसोम पे 3 साइट होती हैं, APE, ठीक है। tRNA आता है, इस तरीके से ग्रोइंग होती है, ठीक है। यही प्रोसेस यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। आप मन करे इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई बहुत खास चीज़ इसमें नहीं बताई गई है। इलॉन्गेशन कैसे होता है, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन, इलॉन्गेशन दोनों में सेम होता है, ठीक है। इलॉन्गेशन का प्रोसेस मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से इलॉन्गेशन होता है। इस तरीके से चेन बढ़ती जाएगी, एक के बाद एक अटैच होता जाएगा, ठीक है। इलॉन्गेशन में क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन मतलब इलॉन्गेशन फैक्टर, जैसे कि यूकैरियोट में EFTU और प्रोकैरियोट में EFTU और यूकैरियोट में EEF1, ये एमाइनो एसाइलेशन tRNA क्या करते हैं, राइबोसोम पे लाते हैं, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है एमिनो एसिड के बदले, मतलब ये ऐसे 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 इन एमिनो एसिड के बीच में, ठीक है। ये जो एमिनो एसिड बन रहा है ना, इसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन, ये पेप्टाइड बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन ये करते हैं। ट्रांसलोकेशन होता है, मतलब प्रोकैरियोट में EFG और यही काम यूकैरियोट में EF2 करता है, मूवमेंट राइबोसोम का mRNA के साथ, ठीक है। mRNA के साथ मूवमेंट करेगा, मतलब ये इस तरीके से आप देख रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये ऐसे मूव हुआ, फिर यहाँ पहुँचा, ये देखिए यहाँ इसका मूवमेंट, यहाँ और लास्ट में क्या हो जाएगा, टर्मिनेशन, ठीक है। इस तरीके से टर्मिनेट हो जाएगा और ये ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। यही बात यहाँ पे बोली गई है। रिपीट प्रोसेस ऑफ इलॉन्गेशन कंटिन्यूज सीक्वेंसली एडिंग अमीनो एसिड बाय वन, एक के बाद एक अमीनो एसिड ऐसे अटैच होता जाएगा। GTP हाइड्रोलिसिस प्रोवाइड करती है एनर्जी इलॉन्गेशन साइकिल के टाइम पे। यहाँ ATP का यूज नहीं, GTP का यूज होता है, ठीक। टर्मिनेशन दोनों में अलग होता है। टर्मिनेशन प्रोकैरियोट की बात करें तो ये रिकॉग्नाइज करेगा स्टॉप कोडॉन को, ये तीनों होते हैं UAA, UAG, UGA, जेनेटिक कोड आपने पढ़ा, वहाँ बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। एनकाउंटर करेगा रिलीज फैक्टर को, ठीक है, RF1, RF2 और बाइंड करेगा राइबोसोम से, ठीक। पेप्टाइड बॉन्ड रिलीज हो जाएगा, RF कैटालाइज करता है हाइड्रोलिसिस, मतलब तोड़ने का काम करेगा एस्टर बॉन्ड को, इनके बीच में जो बॉन्ड पाई जाएगी इसको तोड़ देगा। tRNA को, लास्ट एमिनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन को, सारी चीजें फ्री हो जाएंगी और सब अलग हो जाएंगी, ठीक है। यूकैरियोट में क्या करता है, इसमें भी रिकॉग्नाइज करेगा स्टॉप कोडॉन को, ठीक है। रिलीज फैक्टर ERF1 लगेगा, यहाँ पे रिलीज फैक्टर क्या लग रहा था, यहाँ पे रिलीज फैक्टर क्या लग रहा था आपका, RF1, RF2, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड रिलीज हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस होगी, एस्टर बॉन्ड टूटेगा, tRNA अलग हो जाएगा, लास्ट एमिनो एसिड अलग हो जाएगा, पॉलीपेप्टाइड चेन टूट जाएगी, राइबोसोम अलग हो जाएंगे, सब कुछ अलग हो जाएगा। यही प्रोसेस आपका होगा, ठीक है। सेम प्रोसेस आपका चलेगा, ये प्रोसेस चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये प्रोसेस जो है ये चेंज नहीं होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खूब अच्छे से जूम कर करके। मैंने एक एक चीज़ें आपको बता दी कि कैसे यहाँ AUG से ये शुरुआत होती है, ये UG से आके बाइंड करेगा, फिर क्या होगा, एक एक आके अटैच होंगी, ये बढ़ता जाएगा, चेन बढ़ता जाएगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा, लास्ट में पहुँचेगा तो इसको GUG, UAA, यहाँ पे UAA, UAG या GUG में से कोई भी एक स्टॉप कोडॉन आएगा, अटैच करेगा, सब कुछ अलग हो जाएगा। तो होपफुली अब मुझे नहीं लगता किसी का ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का प्रोसेस किसी को भी भूला होगा, और जिनको भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है वो एक बार वीडियो देख लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, उसको रिजॉल्व किया जाएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।